नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लाभार्थियों से संवाद किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद किया। पीएम मोदी ने आम लोगों को भी संबोधित किया है। सांसद विधायक भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जुड़े हुए थे कार्यक्रम के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया है। प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ स्थानीय नागरिक भी प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से जुड़े थे। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और ये दौरा प्रस्तावित आगामी तारीख यानी कि 9 जनवरी का होगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो बड़ी अपडेट। तो गृह मंत्री का दौरा रद्द हो गया है, यह बड़ी अपडेट है। कल 9 जनवरी को गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन यह दौरा रद्द हो चुका है। INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। असल में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच में बैठक हुई, मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन सहमति का नामो निशान नहीं है। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हुई थी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी अपडेट अब तक की आपको दे रहे हैं। जानकारी के हिसाब से INDIA गठबंधन को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अहम मीटिंग हुई है दिल्ली में। आज थोड़ी देर पहले माफ कीजिएगा, मीटिंग खत्म हो चुकी है। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है। सबको त्याग करना पड़ता है, और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को, हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है, और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में ये तय हुआ कि कैंडिडेट
किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के, हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। तो आखिरी में केसी त्यागी का बयान आपने ध्यान से सुना होगा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो ठीक है, वो जायज मांग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सरकार नहीं है वहां पर भी अगर अनुपात से ज्यादा मांग रहे हैं तो किस अधिकार से मांग रहे हैं? जिस पार्टी का होल्ड है उसको मिलना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रार इसी बात को लेकर के। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की सरकार बन गई है। उन्होंने देश में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। हालांकि उनकी ये 5वीं बार सरकार होगी। बीच में एक बार देश में खलीदा जिया की सरकार रही है। इस जीत के साथ शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता बन चुकी हैं। तो वहीं विपक्षी दलों ने आम चुनावों का बायकॉट किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों के बहिष्कार की वजह से आम चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया है। We are very lucky. We have so many. No, equally, yeah, this time. Yes. For my message to you, that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to people, to the. तो शेख हसीना के शब्द सुन रहे थे जिसमें भर भर कर भारत के लिए तारीफ है। असल में ये तीस्ता समझौता जो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके आगमन को लेकर के खुशी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी का जिक्र करते हैं जहां के तट से पहला तेल उत्पादन शुरू हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की इत्तला करी है, बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजी डाउन 98/2 ब्लॉक में उत्पादन शुरू हुआ है। रोजाना 45,000 बैरल तेल का उत्पादन होने वाला है। 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन भी हो सकता है, इस बात की उम्मीद जताई है पेट्रोलियम मंत्री ने। और उन्होंने कहा है कि तेल का उत्पादन हो या फिर गैस का उत्पादन 7% की बढ़त हो जाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और देश विकासशील होने की तरफ अग्रणी है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी है ट्वीट करते हुए। तस्वीरें देखिए। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि लोकतंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर भरोसा और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये खबर भी कुछ ऐसी है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला आया है जिसने न्याय के भरोसे को दोबारा से स्थापित किया है। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है।
तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात सरकार के फैसले को तब्दील कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोषियों की रिहाई का फैसला निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2023 को फैसला सामने आया था, जिसमें 11 के 11 दोषियों ने माफी मांगने और उनके व्यवहार के चलते उनको रिहाई दे दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार का फैसला गलत था और इसे पलटा जाए और जल्द से जल्द ये 11 दोषी सरेंडर करें। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स है और प्राथमिक रूप पे जो कोर्ट के कमेंट्स है, जो जजमेंट है, हम इसका स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार की बर्बर अपराध के दोषी जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में है और जितने जल्दी इनको वापस जेल भेजा जाए, उतने ही फिर महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के अधिकारों का रक्षा होगा। बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ महिला की नहीं या महिलाओं की नहीं, बल्कि न्याय की भी लड़ाई थी, जिसको बिल्किस बानो की याचिका ने दोबारा से शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने योग्य समझा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा की छूट को रद्द कर दिया है। उनकी आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। बिल्किस बानो की याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य समझा। बिल्किस बानो की याचिका सुनने योग्य है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार के फैसले का अधिकार माना जाएगा और उन्हीं को यह अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा किया था। 11 दोषियों को सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा थी। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती खुद बिल्किस बानो ने दी। 12 अक्टूबर 2023 को बेंच ने इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफी से जुड़े जो ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए,
उसमें साफ पता चलता है कि समय से पहले रिहाई की गई है। और सोचिए, यहां पर बात महिला से ज्यादा मानवता की भी है। 5 महीने की गर्भवती महिला जिसका नरसंहार के दौरान पूरा परिवार खत्म कर दिया गया हो, उसके साथ गैंगरेप हुआ हो, ऐसे दोषियों को क्या सिर्फ माफी और उनके व्यवहार के आधार पर छूट मिलनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। बिल्किस बानो किस पीड़ा से गुजरी हैं, इसका अंदाजा बहुत सहजता से लगाया जा सकता है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की आपको। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का जिक्र करते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मंदिर पहुंचे। उन्होंने आज सचिवालय में पद ग्रहण से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद ग्रहण किया और कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। जिसके बाद उन्होंने सचिवालय में ऑफिस का चार्ज संभाला है। जोराराम कुमावत ने शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मंत्री पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए, ये परकोटा क्षेत्र में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी को मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर और गोविंद देव जी, इन दोनों ही स्थानों को गुलाबी नगरी जयपुर का सरकार माना जाता है। तो गोविंद देव जी की चौखट पर पहुंचे जोराराम कुमावत और पदभार ग्रहण करने से पहले आरती पूजा करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की खुशहाली की कामना करिए, समृद्धि की कामना करी। कामना के बाद जाकर शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया है मंत्रोच्चार के साथ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद के धोबनपुरी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ और आयोजन में बड़ी तादाद में आसपास की महिलाएं, पुरुष कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। कथावाचक पंडित ने कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव का एक नाम भोला भी है। सनातन धर्म आदि से, जब से कहा जाए प्रकृति शुरू हुआ है और जब तक प्रकृति रहेगा सनातन धर्म ही है। और जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म से ही निकला है। हमारे भगवान कृष्ण गीता में भी कह दिए हैं कि सनातन धर्म मैं ही हूँ। जब सूर्य नहीं था तब भी मैं था और जब सूर्य नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा और मैं ही सनातन हूँ। मानव जीवन धर्म की नगरी और धर्म से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हम लोगों को धर्म से जोड़कर जन जागरण कर हम धर्म के प्रति उन लोगों की जो आस्था है उसको बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे सारे युवा मित्र मंडली मेरे सहयोगी हैं। उन लोगों के सहयोग से और मेरी श्रीमती संध्या साहू जी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित ही इस गांव और इस गांव के आसपास में यह एक बढ़िया संदेश होगा कि धर्म के प्रति लोगों में जागरण होगा। तो शिवमय सृष्टि अनादि अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।